Good morning, students. Welcome to the third lecture of the fourth chapter of class 8, that is material, metal and non-metal. In the last two lectures, we have studied about some of the physical properties of both metal and non-metal. I have already told you that metal occupies possess some of the properties like they are malleable, they are ductile, they are sonorous. Means what ki for metal I have told ki they are ductile. For metals I am telling, and I have already discussed ki metals are ductile, metals are sonorous, metals are lustrous. Means what ki these are some of the important properties of metal, whereas for non-metals I have told, for non-metals I have already told ki they are brittle, they are non-sonorous, they are non-lustrous. Means what कि हमने अभी तक ये सीख लिया कि मेटल्स जो है वो डक्टाइल है, सोनरस है या लस्टरस जैसी प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, वहीं नॉन मेटल्स जो है वो ब्रिटल है, नॉन सोनरस है और नॉन लस्टरस है। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा एजेंडा है वो है सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सम केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, सम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि केमिकल और फिजिकल, इस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हमें ये डिस्कस करना है, ये समझना है कि फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस क्या है। फिजिकल क्या है बेटा? फिजिकल विच कैन बी फेल्ट बाय टचिंग, or by their appearance, means what कि जब भी हम इसकी बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि फिजिकल स्टेट वो स्टेट होता है जिसको हम टच करके या महसूस करते हैं, उसके अपीयरेंस से उसको हम फिजिकल कहते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बेसिकली रिएक्शंस की बात करते हैं कि रिएक्शन होने पर इसका असर कैसा रहेगा, इसमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे और किस किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मेटल में मैं आपको बताऊं कि रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरह से होती है। कुछ मेटल्स के मैं आपको नाम बता रहा हूं और उन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज इस तरह से है: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। एफआर से फ्रांसियम है बेटा, सीएस से सीजियम है, आरबी से रुबिडियम, के से पोटेशियम है। इसको इसलिए के से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है? कैलियम। Na से है बेटा सोडियम, इसको Na इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका लैटिन नेम है नेट्रियम। और ये सबसे ऊपर जो है वो है आपको लिथियम। ये सब के सब क्या है? सबसे पहली बात तो ये मेटल्स हैं। अब मेटल्स में रिएक्टिविटी की बात करते हैं। रिएक्टिविटी क्या होता है? जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें रिएक्टिविटी के बारे में समझना होता है। रिएक्टिविटी के बारे में हम क्या कहते हैं? एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू रिएक्ट। किसी भी एलिमेंट की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो उससे रिएक्ट कर सकता है। जैसे अब अगर हम इसकी बात करें, अगर मान लो हम दो एलिमेंट्स की बात करते हैं, एक सिल्वर की और एक गोल्ड की। सिल्वर Ag, या मान लीजिए मैं इसका नाम ही लिख देता हूं सिल्वर, और दूसरा है गोल्ड। ये दो अलग अलग मेटल हैं।
लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा, और एक हम तीसरा ले लेते हैं आयरन। ये 3 मेटल हमने ले लिए, एक ले लिया आयरन हमने, दूसरा ले लिया सिल्वर और तीसरा ले लिया गोल्ड। हम जब आयरन की बनी हुई किसी भी चीज को अपने गले में या अपने हाथ में पहनते हैं तो हम देखते हैं क्या कि 5 से 7 दिनों में इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन नॉर्मली। सिल्वर जो है वो जनरली 2 to 3 मंथ्स या 4 मंथ्स का टाइम लेता है टू टर्न इटसेल्फ, ग्रेजुअली लूजेज इट्स साइन हम कहते हैं। डायरेक्टली ये ब्राउन नहीं होता, लेकिन ये कम चमकीला हो जाता है, लूजेज इट्स साइन। और गोल्ड के बारे में हम कहते हैं जनरली इट डज नॉट लूज, ये जनरली लूज नहीं करता बेटा साइन को, डज नॉट लूजेज साइन। ठीक है, अब देखिए कि आयरन के बारे में हम सब जानते हैं कि अगर 5, 10, 12 दिन अगर हम इसको बाहर छोड़ देते हैं तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। हम सब में से ये सारी चीजें पता है हमें। ये जो ब्राउन होता है ना, ये इस वजह से होता है क्योंकि ये जो आयरन है ना, ये रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से। जो ऑक्सीजन हमारे एयर में प्रेजेंट होता है ना, इससे वो क्या कर जाता है, रिएक्शन करता है, और इसी रिएक्शन की वजह से इसका कलर जो है वो कैसा हो जाता है, ब्राउन। क्लियर? लेकिन अगर हम सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो ये नोबल मेटल्स हैं। नोबल मेटल्स वो मेटल होते हैं जो कभी किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं रिएक्शन, लेकिन बहुत रेयर केस होता है उनका। वो जल्दी किसी के साथ मतलब इन्वॉल्व नहीं होते, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो आज जो हम बात कर रहे थे, यहां पर मेटल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो मेटल्स में जो रिएक्टिविटी है, मेटल्स के रिएक्ट करने की जो क्षमता है, जैसे जैसे हम इसमें नीचे की ओर आएंगे ये बढ़ेगा। मीन्स व्हाट? गोइंग डाउन increases the reactivity of metal, increases the reactivity of metal, reactivity of metal means what? कि बेटा अगर हमें ये कहा जाए कि मेटल के बारे में आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होगा, तो हमारा आंसर होगा पोटेशियम। क्यों पोटेशियम होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव? क्योंकि यहां से इस लिथियम से लेकर और पोटेशियम तक ये कौन से हैं बेटा, नेचुरल एलिमेंट हैं। एक पल के लिए मैं इसको इरेज करता हूं, बोर्ड ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है। देखिए यहां पर अब देखने की बात यह है कि जब हम लिथियम सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहे हैं, तो ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं या नेचुरल मेटल्स हैं। इसीलिए हम चूंकि नेचुरल मेटल को प्राथमिकता ज्यादा देते हैं, इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, इसी कारण से पोटेशियम द मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। आई होप ये क्लियर है बेटा। मेटल, और अगर हम इस पूरे ग्रुप की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? इफ बोथ आर्टिफिशियल एंड natural metals are combined together, then francium is the most reactive metal। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि हम जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे तो सबसे नीचे फ्रांसियम है, इसीलिए फ्रांसियम होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग।
लेकिन हम पोटेशियम तक ही मानते हैं क्योंकि पोटेशियम तक ही नेचुरल एलिमेंट है। इसके बाद जितने भी हैं वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल क्या होते हैं? आर्टिफिशियल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड। मीन्स व्हाट कि पोटेशियम के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं? मैन मेड हैं। और मैन मेड की कैटेगरी में हम रिएक्शन को नहीं देखते, इसीलिए पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये ध्यान रखना है। यहां पर एक क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में भी है वो भी प्रेजेंट है बेटा। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम kept immersed in kerosene oil, kept immersed in kerosene oil means what? यहां पर एक क्वेश्चन आ गया कि अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम को हम नॉर्मली नहीं रखते नॉर्मल टेम्परेचर पर, केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में हम इसको डुबो कर रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जनरली क्या है कि अगर हम अपने घर में गोल्ड खरीद कर लाते हैं, सोना, तो उसको वैसे ही हम घर में रख देते हैं या लॉकर में रख देते हैं। उसके बाद सिल्वर, चांदी भी खरीद कर लाते हैं तो ऐसा ही करते हैं। अगर हम मान लीजिए कि अगर हमने आयरन रॉड खरीदा तो उसको बाहर ही रख देते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम अगर हम खरीद कर लाते हैं तो सोडियम और पोटेशियम को हम बाहर या घर में रखने के बजाय हम इसको कहाँ रखते हैं? इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा क्यों करते हैं? तो हम कहेंगे क्या कि सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड। ये ध्यान रखिए कि सोडियम और पोटेशियम को इमर्स इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इसको इमर्स नहीं किया जाएगा तो ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि रूम टेम्परेचर पर ही जलने लग जाएंगे। मीन्स व्हाट कि जैसे ही हम इनको घर में लेकर आएंगे ये वहीं पर जलने लग जाएंगे, जिससे विस्फोट हो सकता है, नुकसान हो सकता है हमारा। इसीलिए हम कहते हैं क्या कि सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट जस्ट केप्ट एट रूम टेम्परेचर, दे आर इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। मीन्स व्हाट कि हम क्या कहेंगे? सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल are kept immersed in kerosene oil because they are so reactive that they start burning at room temperature. जलने लग जाते हैं at room temperature। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि देखिए सोडियम और पोटेशियम को इमर्स करके इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम को अगर हम इमर्स नहीं करेंगे केरोसिन ऑयल में और रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये अपने आप जलने लग जाता है। और इससे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सोडियम और पोटेशियम में इमर्स करके रखना पड़ता है। ये गिव रीजन का क्वेश्चन है जो हमारे एंड एक्सरसाइज में है। इसको भी हम पढ़ेंगे, उस समय भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानिए कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। ये मेटल वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ जो ये रूम टेम्परेचर की बात मैंने की है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये रूम टेम्परेचर क्या है। मैंने पहले ही इस चैप्टर के पहले ही लेक्चर में बताया था कि रूम टेम्परेचर वो होता है जिसमें टेम्परेचर इज इक्वल टू होता है 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। ये ध्यान रखना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम रूम में नहीं रख सकते क्योंकि ये जलने लग जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं। अब देखिए बेटा क्या है कि सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन
सबसे पहली बात, मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। तो बेटे मेटल की सारी चीजें हमें पता है कि कौन कौन से मेटल हैं, हम लिख भी लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो हमें जानना है उस मेटल का नाम मैंने यहां लिख दिया। तो इनमें से कोई भी मेटल ले लेते हैं हम, जैसे Mg ले लेते हैं, मैग्नीशियम। तो कोई भी मेटल हमने लिया, मैग्नीशियम प्लस, यहां पर ऑक्सीजन है बेटा। ऑक्सीजन का हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम ऑक्सीजन को लिखते हैं तो इसका सिंबल होता है O2। तो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन क्या देगा? तो हम कहेंगे क्या कि ये क्या है हमारे लिए, मेटल प्लस में ये क्या है, ऑक्सीजन, क्या बनाएगा? तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर ये O2 है और यहां पर मैग्नीशियम की जगह हम क्या डाल देंगे, Mg। अब Mg प्लस में O2, तो 2Mg प्लस में O2 क्या देगा बेटा, 2MgO। अब यहां पर O Mg के साथ जुड़ गया क्योंकि यहां भी जुड़ना था। अब आप ये कहेंगे कि यहां से ये 2 कहां गया, तो हम एज अ होल अगर ले तो हम मैथमेटिक्स की तरह अगर देखेंगे तो ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के साथ अगर हम इस 2 की बात करें तो 2Mg से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ ये 2Mg हो गया। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन 2 था तो ये 2 इस ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर मैंने इनडायरेक्टली क्या लिख रखा है, 2MgO2। तो इसको एज अ होल इसी तरह लिखते हैं, ये 2 रिमूव हो जाता है यहां से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम क्या कहते हैं कि जब भी किसी के साथ व्हेनेवर, अब यहां से हमें एक चीज देखने को मिलेगा, मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। इस O को जब ये रिएक्ट कर जाता है बेटा तो ऑक्सीजन से क्या बन जाता है, ऑक्साइड। मीन्स व्हाट, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स इट बिकम्स, क्या बन जाता है, ऑक्साइड। क्लियर हो गया? ऐसा हम किसी भी दूसरे मेटल के साथ भी कर सकते हैं, जैसे Ca है तो हमें पता है कि Ca और प्लस में O क्या बनाएगा बेटा, CaO। क्लियर हो गया? तो इसका ये क्या है, मेटल प्लस में ऑक्सीजन, रिएक्शन के बाद क्या देगा बेटा, मेटल ऑक्साइड। हमेशा ध्यान रखना है कि व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या प्रोवाइड कराता है बेटा, मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड हमें मिला है इसका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड? तो हम क्या कहेंगे कि जब भी हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड की तो हम ये कहते हैं बेटा कि मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। और बेसिक क्या है यहां, तो हम कहेंगे क्या कि एसिड बेस वाला, बेस जो बिटर इन टेस्ट होता है। तो मेटल का कभी भी कोई ऑक्साइड बनेगा तो वो कैसा बनेगा, बिटर, तीखा या कड़वा जिसको कहते हैं, बिटर इन टेस्ट। ये शायद क्लियर हो गया होगा कि मेटल जब भी किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और मेटल ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है, जो उसका नेचर है, वो कैसा है, बेसिक इन नेचर है मेटल ऑक्साइड। आपको शायद समझ में आ गया होगा, किसी भी मेटल के साथ हम ये कर सकते हैं।
अब एक बार हम ये देखते हैं कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। अब जब हम मेटल प्लस वाटर, क्या बनेगा देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वाटर का जो फॉर्मूला है बेटा, वाटर का फॉर्मूला है H2O। अब यहां देखिए, कोई भी मेटल ले लीजिए, Mg ले लें, अगर Mg प्लस H2O। अब यहां से हमें यह तो पता ही था कि ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर MgO बना लेगा, बचेगा क्या, ये H2। इसको हम कहते हैं एज अ होल तो ये वाटर है, इसको हम प्रॉपर रिएक्शन करा के देख लेते हैं। Mg प्लस में H2O था, तो हमें पता है कि Mg के साथ कौन रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन तो रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा, MgO फॉर्म कर लेगा पहले तो, और फिर बाद में क्या बचेगा, H2। अब यहां देखिए बेटा कि ये जो MgO फॉर्म हो रहा था, ये हमें पहले से पता है कि मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, हमने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ी थी, ये सेकंड है। तो जब ये मेटल ऑक्साइड हो गया तो यहां पर MgO की बात कर रहे थे हम, जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और प्लस में ये जो H2 बचा है ना बेटा, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और ये 2 लगा हुआ है, तो 2 यहां पर हम G लगाते हैं, क्यों, क्योंकि G जो है ये बताता है हमें कि ये गैस है, ठीक है। तो कभी भी हम ध्यान रखेंगे कि मेटल प्लस वाटर की अगर बात होगी तो मेटल प्लस में वाटर क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि मेटल, अब मेटल कैसा भी हो सकता है, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं कि मोस्ट कॉमन मेटल जिसकी हम बात करते हैं और जिसके बारे में हमें जानना भी चाहिए थोड़ा सा, वो क्या है, वो है आपको आयरन, आयरन। अब आयरन के बारे में हम कहते हैं व्हाट हैपेंस, ये भी एक मेटल है, हमें पता है आयरन इट इज अ मेटल। अब जैसे सबका सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है Fe, ठीक है बेटा। क्यों होता है Fe, क्योंकि इसका लैटिन नाम है फेरस। अब हम ये कहते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन reacts with moist air। या केवल मॉइस्ट एयर की जगह हम ऑक्सीजन लिख लेते हैं, पहले ऑक्सीजन के साथ देख लें क्या होगा जब आयरन, अब ये ऑक्सीजन मैंने इसलिए कहा है, यहां मैं मॉइस्ट लगा देता हूं, मॉइस्ट ऑक्सीजन। तो मॉइस्ट ऑक्सीजन इसलिए कहा क्योंकि हम लेकर आए आयरन को और हमने बाहर रख दिया। बाहर हमें पता है कि बाहर कहीं ना कहीं एयर की वजह से ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में आ रहा होगा, और हमने पहले ही देख लिया था कि ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आयरन रिएक्ट करेगा, आयरन रिएक्ट करेगा तो हम यहां देख लें 2Fe प्लस में 3O2 क्या बनाएगा, Fe2O3, नहीं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं, या इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ये हालांकि इम्बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे 2FeO3। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि जब भी
मेटल के रूप में कौन रिएक्ट करेगा? फेरस। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो Fe2O3 के रूप में क्या बनाएगा? रस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? ये जो रस्ट है बेटा, इसको हम कहते हैं जंग, जो जनरली लोहे में लग जाता है। तो इसका भी कारण क्या है कि किसके साथ रिएक्ट करना? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसका लेयर बनाता है? तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद क्या बना देता है? ऑक्साइड। तो ये क्या है? फेरस ऑक्साइड है। क्या है ये? फेरस ऑक्साइड। और फेरस ऑक्साइड, चूंकि ये भी क्या है? मेटल का ऑक्साइड है, इसीलिए ये भी कैसा नेचर होगा इसका? तो हम कहेंगे बेसिक इन नेचर, कहेंगे इसको बेसिक इन नेचर। तो बेसिकली क्या था कि हमने आज जो टॉपिक्स लिए थे उनमें हमने 2-3 तरह के रिएक्शन को देखा, और हमने ये भी देखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है, जिसमें हमें ये पता लगा कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। इसको हम नॉर्मली स्टोर नहीं करते हैं, इसको कहीं ना कहीं किस चीज में हम स्टोर करते हैं? तो हम कहेंगे क्या कि इसको स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? तो हम कहेंगे क्या कि केरोसिन ऑयल की। अब इसमें क्या है कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बस आपको इतना समझना है इसमें कि Fe2O3 जो है वो क्या है कहीं ना कहीं? तो हम कहेंगे क्या कि ये एक रस्ट है, और जो कब फॉर्म होता है? जब मॉइस्ट ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्ट करता है? फेरस। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने आज जितने भी रिएक्शंस को पढ़ा है उनको एक बार बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। इसको बहुत ध्यान से देखने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो दोबारा इसको देखिए, इसको स्किप मत करिए, इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इट इज क्लियर। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि इससे आगे अगर मेटल का किसी के साथ रिएक्शन होता होगा तो वो किस तरह का होगा, और उस रिएक्शन के बाद हम नॉन मेटल के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।